क्लास 10th का पहला टॉपिक पहले चैप्टर का जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक सिंपल सी थ्योरम है जो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर आप चाहें तो फैक्टराइज करके उसके प्राइम के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हो। मींस आप किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। दैट्स ऑल इट स्टेट्स। और साथ में थोड़ा सा ये भी बताती है कि जो कि एक ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशंस होंगे वो यूनिक होंगे। उसमें जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उन प्राइम नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो यूनिक होगा। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं कंपोजिट नंबर का, और फिर उसके बाद में उसको उसके प्राइम के प्रोडक्ट्स में कैसे लिखते हैं एज पर दी NCERT इन क्लास 10th। तो सपोज करो आपको 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आप क्या करेंगे? 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप ट्री मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ट्री मेथड में क्या होता है कि आप इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और बॉक्स में या फिर सर्कल्स के अंदर एक ट्री की ब्रांचेस के तरह एक स्ट्रक्चर बनाकर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, आप जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते आ रहे हो वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि हम जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, इवन होता है, और सारे नंबर्स में, सभी नेचुरल नंबर्स में ओनली इवन जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। तो हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना? 70। ठीक है, ये आपके पास 70 आ गया। अब 70 को फिर से हम 2 से कर सकते हैं। फिर से हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो इससे आपके पास आंसर आएगा 35। 35 को अब हम 2 से नहीं कर सकते। 2 का नेक्स्ट 2 से बाद में जो अगला प्राइम नंबर आता है वो होता है 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो आप देख सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके जो भी डिजिट्स हैं उनका सम 3 की टेबल में नहीं आता है। तो हम फिर किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, जो कि 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है। तो 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों ही प्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमें 1 की ज़रूरत नहीं है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है, तो हमें इस पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपके लास्ट में 2 प्राइम नंबर्स आ जाएं, आपने डिवाइड भी प्राइम नंबर से करा है और जो आपका क्वोशिएंट आया है वो भी प्राइम नंबर है, तो आप वहीं पर उसको स्टॉप कर देंगे। आपका प्राइम फैक्टराइजेशन एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कंप्लीट हो चुका है। इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस करके आएंगे। 140 इक्वल्स टू 2 क्योंकि 2 बार आया था तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आप देखिए कि 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 5 एंड 7 आया है ना। इसके साथ में अगर आप देखो फंडामेंटल थ्योरम को थोड़ा सा मैं एलोबरेट कर रहा हूँ। अगर आप देखो 70 के फैक्टर्स, 70 के फैक्टर्स में भी 2, 5 एंड 7 आएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है, अगर आप NCERT में पढ़ोगे उसमें एक सेंटेंस है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो सेम हो सकता है अलग अलग कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन यूनिक होगा। कॉम्बिनेशन यूनिक का मतलब है यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 नहीं होगी। अगर दोनों के प्राइम फैक्टर्स सेम हैं, इसमें भी 2, 5, 7 है, इसमें भी 2, 5, 7 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2, 5, 7 की जो पावर्स हैं वो भी सेम होंगी। वो दोनों की यूनिक कॉम्बिनेशन में होंगी। इसकी पावर्स कुछ और होंगी, इसकी पावर्स कुछ और होंगी। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल ही
यूनिक होगा हर एक नंबर का। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 इंटू 3 करके 6 भी आ जाए और 2 इंटू 3 करके आपको कोई और नंबर भी मिल जाए। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं और इसी का यूज़ करके आपको आगे एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें ट्री फैक्टराइजेशन में एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में दिख जाएंगे, जिसमें आपको पूछा जाता है एक ट्री फैक्टराइजेशन का स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और कुछ वैल्यूज़ मिसिंग होंगी जिनके प्लेस पर वेरिएबल्स होंगे, तो आपको इन वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है। इजी सा क्वेश्चन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप खुद ही जानते हैं कि इसमें आप किस तरह से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जस्ट टू गिव एन आइडिया कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो y की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 7 करके जो भी आएगा वो y की वैल्यू होगी। और आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो कि आप जब 2 से 140 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, 70 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। उसके बाद में जब आप 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 35 आएगी। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 35 हो गई। इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। 1 या 2 मार्कर में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर बना कर दिया जाएगा। तो स्ट्रक्चर देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ट्री फैक्टर्स के जो स्ट्रक्चर को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होती है और एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स में दिए हुए हैं उसको भी नहीं किया होता है। तो ये जब भी ट्री फैक्टराइजेशन का ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो समझ जाइए कि एक सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन है और इसी का यूज़ करके आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस तरह से भी दिया हुआ है उस तरह से सॉल्व करना है। सिंपली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड एडवाइस यही रहेगी कि आप 100 तक के प्राइम नंबर्स याद कर लें। प्राइम नंबर्स को निकालने का कोई ऐसा एक सिंपल सा कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं है, तो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। एटलीस्ट 50 तक के तो कर ही लीजिए, क्योंकि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एनसीईआरटी में भी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़े बड़े बड़े 2 डिजिट वाले प्राइम नंबर्स को यूज़ करवाया गया है। तो अगर आपको प्राइम नंबर्स याद नहीं होंगे तो थोड़ा सा आप डिले कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो कि आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम करेगा। तो बेटर है कि आप पहले से याद कर लें, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देख लें, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें, यही एडवाइस रहेगी। अब आगे हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस करेंगे जो हम इसी मेथड से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज़ करके ही सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।